रात के सन्नाटे में पुरानी हवेली के एक कोने में खड़ा वो प्राचीन दर्पण अचानक से चमक उठा। उसकी सतह पर एक छाया सरकती हुई दिखी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन दर्पण के अंदर गर्माहट महसूस हो रही थी, मानो कोई सांस ले रहा हो। आरती एक 25 साल की लड़की थी जो शहर की भाग दौड़ से थककर अपने दादाजी की पुरानी हवेली में छुट्टियां मनाने आई थी। हवेली गांव के बाहर थी, जहां रातें इतनी शांत होती थीं कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। आरती को पुरानी चीजों का शौक था। वो बाजार में घूमते हुए एक छोटी सी दुकान पर रुक गई। दुकानदार बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी लगती थीं। आरती धीरे से दुकान के अंदर घुसी और चारों ओर देखने लगी। पुरानी किताबें, घड़ियां और तरह तरह की पुरानी वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। उसकी नजर एक बड़े दर्पण पर पड़ी जो सोने की नक्काशी से सजा हुआ था। दर्पण की सतह चमकदार थी, लेकिन किनारों पर धूल जमी हुई थी। अंकल जी, ये दर्पण कितने का है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। बूढ़ा दुकानदार धीरे से मुस्कुराया और दर्पण की ओर देखा। वो कुर्सी से उठा और दर्पण के पास आया। बेटी, ये दर्पण साधारण नहीं है। ये 100 साल पुराना है। इसमें कुछ खास है, लेकिन सबके लिए नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकती हो तो ले जाना। कीमत सिर्फ 500 रुपए। आरती को दुकानदार की बात अजीब लगी, लेकिन दर्पण की सुंदरता ने उसे मोह लिया। वो पैसे देकर दर्पण को पैक करवाकर हवेली ले आई। शाम हो चुकी थी। आरती ने दर्पण को अपने कमरे की दीवार पर टांगा। वो बिस्तर पर बैठ गई और दर्पण में अपना चेहरा देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात को आरती सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और दर्पण के सामने खड़ी हो गई, ब्रश करने लगी। अचानक दर्पण में उसकी परछाई में कुछ अजीब हुआ। उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए झुर्रियां पड़ गईं, जैसे वो बूढ़ी हो गई हो। आरती ने पलक झपकाई और सब सामान्य हो गया। वो हंस पड़ी और सोचने लगी कि शायद थकान की वजह से ऐसा लगा। वो वापस बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अगली सुबह आरती उठी और नाश्ता करने किचन में चली गई। हवेली में सिर्फ वो और उसकी मौसी रहती थी। मौसी बूढ़ी थी और ज्यादातर समय चुप रहती थी। मौसी जी, कल मैंने एक पुराना दर्पण खरीदा है। कमरे में टांगा है, देखना कितना सुंदर है। मौसी ने चाय बनाते हुए सिर हिलाया और कहा, बेटी, पुरानी चीजों से दूर रहो। कभी कभी उनमें पुराने राज छिपे होते हैं। आरती ने मौसी की बात को मजाक में उड़ा दिया। वो कमरे में वापस आई और दर्पण के सामने तैयार होने लगी। फिर से दर्पण में उसकी परछाई में बदलाव आया। इस बार उसके बाल सफेद दिखे, सिर्फ एक पल के लिए। आरती डर गई, पीछे हट गई। वो दौड़कर मौसी के पास गई। मौसी जी, दर्पण में कुछ गड़बड़ है। मेरी परछाई बदल रही है। मौसी ने आरती को गले लगाया और शांत किया। शायद तुम्हारी कल्पना है बेटी, ज्यादा मत सोचो। लेकिन आरती का मन नहीं माना। वो दोस्त रिया को फोन किया। रिया शहर में रहती थी और आरती की सबसे अच्छी सहेली थी। रिया, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। दर्पण में मेरी परछाई बदलती है। तू आ सकती है क्या? आरती, तू डर मत, मैं कल आती हूँ। शायद कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है। आरती ने फोन रखा और दर्पण से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन शाम को वो फिर दर्पण के सामने आ गई। इस बार परछाई में उसके चेहरे पर एक निशान दिखा, जैसे घाव। वो चीख उठी और कमरे से बाहर भागी। अगले दिन रिया हवेली पहुंची।
वो कार से उतरी और आरती को गले लगाया। दोनों कमरे में गईं। रिया दर्पण को ध्यान से देखने लगी। वो दर्पण के किनारों को छूती हुई घूमी। आरती, ये तो बहुत पुराना है। पीछे कुछ लिखा है, देख, कोई पुरानी भाषा में। दर्पण के पीछे लकड़ी पर कुछ नक्काशी थी जो फीकी पड़ चुकी थी। वो पढ़ नहीं सकी। रिया ने फोन से फोटो ली और सर्च करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क कमजोर था। रिया, कल रात फिर हुआ। दर्पण में मेरा चेहरा बदल गया। मुझे डर लग रहा है। रिया ने आरती का हाथ पकड़ा और उसे शांत किया। दोनों बाहर बगीचे में बैठ गईं। रिया ने चाय बनाई और बातें करने लगी। शायद ये कोई पुराना ट्रिक मिरर है। पुराने जमाने में ऐसे दर्पण बनाते थे मनोरंजन के लिए। तू ज्यादा टेंशन मत ले। आरती ने सिर हिलाया, लेकिन मन में डर था। शाम को दोनों दर्पण के सामने खड़ी हुईं। रिया ने अपना चेहरा देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर आरती ने देखा। अचानक परछाई में उसकी आंखें लाल हो गईं। सिर्फ 1 सेकेंड। रिया ने देखा और चौंक गई। आरती, मैंने देखा। ये क्या है? चल, दुकानदार से पूछते हैं। दोनों कार में बैठी और बाजार गईं। दुकान बंद थी। आसपास पूछा तो पता चला दुकानदार बीमार है और घर पर है। वे उसके घर पहुंची। बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा था। अंकल जी, वह दर्पण, उसमें कुछ गड़बड़ है। मेरी परछाई बदल रही है। बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा था। दुकानदार ने आंखें खोली और धीरे से बोला। वो उठकर बैठा। बेटी, मैंने चेतावनी दी थी। वो दर्पण एक अभिशाप है। 100 साल पहले एक औरत ने इसमें अपनी आत्मा कैद कर ली थी। जो भी इसे देखता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे दर्पण में चली जाती है। असली चेहरा दर्पण में रह जाता है और बाहर वाला नकली। रिया और आरती स्तब्ध रह गईं। रिया ने हंसने की कोशिश की। अंकल जी, ये तो कहानी लग रही है। कोई तरीका है इसे रोकने का? दर्पण तोड़ दो, लेकिन सावधानी से। अगर गलत तरीके से तोड़ा तो आत्मा बाहर आ जाएगी। दोनों वापस हवेली आईं। रात हो चुकी थी। आरती दर्पण से दूर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आधी रात को वो उठी। दर्पण की ओर खिंची चली गई। दर्पण में अब बदलाव ज्यादा देर तक रहने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें उदास। आरती ने छुआ दर्पण को। अचानक दर्पण की सतह लहराई और उसका हाथ अंदर चला गया। वो चीखी और हाथ बाहर निकाला। रिया कमरे में दौड़ी आई। आरती, क्या हुआ? तू ठीक है? रिया, दर्पण ने मेरा हाथ खींचा। मुझे लग रहा है मैं बदल रही हूँ। रिया ने आरती को गले लगाया और कहा कि सुबह दर्पण तोड़ देंगी, लेकिन रात भर दोनों सो नहीं सा सकी। सुबह मौसी को बताया। मौसी ने पुरानी किताब निकाली जिसमें अभिशापों के बारे में लिखा था। बेटी, किताब में लिखा है कि ऐसे दर्पण में कैद आत्मा को मुक्ति देने के लिए विशेष मंत्र पढ़ना पड़ता है। वे किताब पढ़ने लगी, लेकिन मंत्र अधूरा था। आरती का डर बढ़ता जा रहा था। शाम को फिर दर्पण में बदलाव। अब परछाई बोलने लगी, बिना आवाज के। उसके होंठ हिल रहे थे। आरती, रिया और मौसी ने फैसला किया कि दुकानदार से और जानकारी लेंगी। अगले दिन वे फिर उसके घर गईं। दुकानदार अब बेहतर लग रहा था। वो कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। अंकल जी, बताइए पूरी कहानी। वह औरत कौन थी? दुकानदार ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। वो धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे यादें ताजा कर रहा हो। 100 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, नाम सीमा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति उसे धोखा देता था। एक दिन गुस्से में सीमा ने जादूगर से दर्पण मांगा, जिसमें वो अपनी आत्मा कैद कर सके। जादूगर ने दर्पण बनाया, लेकिन चेतावनी दी कि आत्मा कैद होने के बाद बाहर नहीं निकल सकती। सीमा ने आत्मा कैद की और पति को मार दिया, लेकिन अभिशाप के कारण दर्पण हर नए मालिक की आत्मा चुराने लगा। रिया ने नोट्स लिए। तो इसे कैसे तोड़ें? मंत्र क्या है? मंत्र है, ओम छाया मुक्त हो, आत्मा लौट आओ।
लेकिन इसे आधी रात को पढ़ना और दर्पण के सामने खड़े होकर। अगर गलत हुआ तो आत्मा हमला करेगी। वे वापस आईं। आरती अब कमजोर लग रही थी। वो धीरे चल रही थी, जैसे थकान हो। रात का इंतजार किया। आधी रात को तीनों दर्पण के सामने खड़ी हुईं। मौसी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम छाया मुक्त हो, आत्मा लौट आओ। दर्पण लहराने लगा। आरती की परछाई अब पूरी तरह अलग दिख रही थी। सीमा का चेहरा था। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक दर्पण से हाथ बाहर निकला और आरती को पकड़ लिया। आरती चीखी, रिया मदद करो, यह मुझे खींच रही है। रिया ने हथौड़ा उठाया और दर्पण पर मारा, लेकिन दर्पण नहीं टूटा। दर्पण से धुंध निकली। सीमा की आत्मा बाहर आने लगी। वो कमरे में घूमने लगी, छाया की तरह। मौसी जी जोर से पढ़ो। आरती मजबूत रहो। आरती ने खुद को छुड़ाया और मंत्र दोहराया। दर्पण कांपने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दर्पण टूट गया। टुकड़े बिखर गए। सीमा की छाया गायब हो गई। आरती जमीन पर गिर पड़ी। सुबह हुई। आरती उठी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वो आईने में देखी, एक छोटे आईने में, तो उसका चेहरा थोड़ा अलग लगा। शायद अभिशाप का असर बाकी था। रिया, क्या सब खत्म हो गया? हाँ, लेकिन अब कभी पुरानी चीजें मत खरीदना। वे हंस पड़ी, लेकिन आरती को पता था दर्पण का दूसरा चेहरा हमेशा उसके साथ रहेगा। अभिशाप टूटने के बाद भी आरती को शांति नहीं मिली। वो हवेली छोड़कर शहर वापस जाना चाहती थी। रिया उसके साथ थी। दोनों पैकिंग कर रही थी। आरती धीरे धीरे सामान उठा रही थी। रिया, मुझे लग रहा है कुछ बाकी है। रात को सपने में वह चेहरा आता है। रिया ने आरती का कंधा थपथपाया। ये सिर्फ ट्रॉमा है, डॉक्टर से बात करेंगे। मौसी ने अलविदा कहा। वे कार में बैठी और गांव से निकली। रास्ते में आरती को लग रहा था कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं था। शहर पहुंचकर आरती अपने फ्लैट में गई। वहां एक छोटा दर्पण था। वो उसमें देखने से डर रही थी। रात को नींद नहीं आई। वो उठी और दर्पण के सामने गई। परछाई सामान्य थी, लेकिन अचानक 1 सेकंड के लिए फिर बदलाव। आरती चीखी। वो रिया को फोन किया। रिया आई। दोनों ने सोचा शायद दर्पण के टुकड़े में अभिशाप बाकी है। वे वापस गांव गई। दुकानदार से मिली। बेटी, अभिशाप पूरी तरह टूटा नहीं। सीमा की आत्मा तुम में घुस गई है। अब तुम्हें खुद मुक्ति देनी होगी। आरती रो पड़ी। वे जादूगर के वंशज को ढूंढने निकली। एक पुराने मंदिर में मिला। बाबा ने बताया, तुम्हें दर्पण के टुकड़ों को जलाना होगा और मंत्र पढ़ना। वे टुकड़े इकट्ठा किए। रात को अनुष्ठान किया। आग जली, छाया निकली और गायब हो गई। आरती अब मुक्त थी। धन्यवाद सबके। अब मैं नई जिंदगी शुरू करूंगी। कहानी खत्म हुई, लेकिन दर्पण का दूसरा चेहरा हमेशा याद रहा।